Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा विषय है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, जिसे हम आम बोलचाल में CNT एक्ट के नाम से भी जानते हैं। जी। और आज हमारा मिशन हमारे पास जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज और कानूनी नोट्स मौजूद हैं उनके आधार पर इस विशाल कानूनी ढांचे को डिकोड करना है। बिल्कुल डिकोड करना है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे जॉन एच हॉफमैन का तैयार किया हुआ ये ब्लूप्रिंट जनजातीय भूमि अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक बना। हाँ, हम इसके महत्वपूर्ण नियमों और धाराओं को समझेंगे और उस जटिल मुद्दे पर भी बात करेंगे कि क्यों आज भी ये कानून, मतलब खासकर महिलाओं के संपत्ति अधिकारों जैसे मुद्दों को लेकर अक्सर एक गहरे वैचारिक टकराव का केंद्र बना रहता है। देखिए, इस विश्लेषण की शुरुआत हमें उस पृष्ठभूमि से करनी होगी जिसने इस कानून को जन्म दिया, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कानून किसी एक शांत दिन बैठकर तो लिखा नहीं जाता। हाँ, जाहिर है इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी। मैं वही सोच रही थी कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं। असल में ये हमेशा किसी बड़ी उथल पुथल का परिणाम होता है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में जो जनजातीय विद्रोह हो रहे थे ना, जो मुख्य रूप से जमीन छीनने के डर से उपजे थे। बिल्कुल, भूमि संबंधी विवाद और बाहरी लोगों का हस्तक्षेप, इन्हीं विद्रोहों को शांत करने और अधिकारों को एक स्थायी व्यवस्था देने के लिए ही 1903 तक इस कानून का एक विस्तृत प्रारूप तैयार कर लिया गया था। लंबा वक्त लग गया। हाँ, 5 साल का अंतराल, 11 नवंबर 1908 को ये लागू हुआ। तो ये जो 5 साल का गैप है, ये दर्शाता है कि इसके हर एक पहलू पर, हर एक नियम पर कितनी बारीकी से विचार किया गया होगा। और जब हम इस कानून के आकार को देखते हैं तो ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है। ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं है। इसमें 19 अध्याय हैं और कुल 271 धाराएं हैं। 271 धाराएं। एक तरह से ये उस पूरे क्षेत्र के लिए एक मिनी संविधान जैसा लगता है। सही कहा आपने। और इस पूरे ब्लूप्रिंट को तैयार करने का श्रेय जॉन एच हॉफमैन को जाता है। उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों और जमीन से जुड़े जो पारंपरिक रिश्ते थे उन्हें कानूनी भाषा में पिरोने का काम किया। और अगर इसके दायरे की बात करें तो ये उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल तक फैला हुआ है। जी, और इस कानून की शुरुआती ताकत का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत सीधे तत्कालीन गवर्नर जनरल से मंजूरी मिली थी। बिल्कुल। लेकिन गवर्नर जनरल की मंजूरी तो इसके जन्म के समय की बात हो गई। इस कानून को जो सबसे बड़ी बुलेट प्रूफ जैकेट मिली वो कई दशकों बाद आजाद भारत में मिली। हाँ, जो 1990 का संविधान संशोधन था। जी, 66वें संविधान संशोधन के माध्यम से CNT एक्ट की कुछ सबसे महत्वपूर्ण धाराओं को सीधे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। किसी भी राज्य स्तरीय कानून का 9वीं अनुसूची में जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यह एक ऐसा कदम था जिसने इस कानून की प्रकृति को ही बदल कर रख दिया। मतलब इसे न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिल गई। एकदम सही। 9वीं अनुसूची में शामिल होने का सीधा सा अर्थ यह है कि उन विशेष धाराओं को अदालती दखल अंदाजी से एक विशेष प्रकार की सुरक्षा मिल जाती है। क्योंकि आमतौर पर किसी भी कानून को अदालत में आसानी से चुनौती दी जा सकती है। हाँ, लेकिन 9वीं अनुसूची वाले कानूनों के मामले में न्यायपालिका का हस्तक्षेप बेहद सीमित हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब इसमें कोई भी बड़ा बदलाव करने की शक्ति केवल संसद के पास सुरक्षित है, ताकि कोई भी बाहरी दबाव या स्थानीय राजनीतिक फेरबदल जनजातीय भूमि की सुरक्षा से समझौता न कर सके। बिल्कुल। लेकिन जब कोई कानून इतना सुरक्षित हो जाता है तो ये धारणा बन सकती है कि वो पत्थर की लकीर बन गया है, मतलब उसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ होगा। हाँ, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। जबकि इतिहास पर नजर डालें तो सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। 1908 के बाद से ये कानून कभी पूरी तरह स्थिर नहीं रहा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। किसी भी जीवन समाज के साथ उसके कानूनों को भी विकसित होना पड़ता है। ऐतिहासिक दस्तावेज स्पष्ट बताते हैं कि इस अधिनियम में अभी तक कुल 26 बार संशोधन किए जा चुके हैं। 26 बार। और पहला संशोधन तो कानून लागू होने के कुछ ही साल बाद 1920 में ही कर दिया गया था। और जो अंतिम संशोधन इन विशिष्ट दस्तावेजों में दर्ज है वो 1995 में हुआ। ये 26 संशोधन इस बात का प्रमाण है कि समय समय पर नई प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इस ढांचे में बदलाव किए गए। और जब हम संशोधनों और समाज के साथ कानून के विकसित होने की बात करते हैं तो एक ऐसा बिंदु सामने आता है जो बहुत संवेदनशील है। आप महिलाओं के संपत्ति अधिकारों वाले टकरावों की बात कर रही हैं। जी,
क्या एक सदी पुराना ये पारंपरिक कानून आज के आधुनिक समाज में सभी नागरिकों के लिए समान रूप से काम कर रहा है? यहाँ पर परंपरा और आधुनिक समानता के अधिकारों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और ऐतिहासिक कानूनी टकराव देखने को मिलता है। यहाँ ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इस पूरे विषय का शायद सबसे जटिल पहलू है। सीएनटी एक्ट के तहत एक विशेष अधिकार है जिसे खूटकट्टी अधिकार कहा जाता है। हाँ, खूटकट्टी अधिकार। ऐतिहासिक रूप से ये उन मूल परिवारों को दिए गए थे जिन्होंने सबसे पहले जंगलों को साफ करके उस जमीन को खेती योग्य बनाया था। एक तरह का संस्थापक अधिकार। जी, लेकिन इस कानून के प्रावधानों के अनुसार इस विशिष्ट जमीन का उत्तराधिकार केवल पुरुष वंशजों तक ही सीमित रखा गया है। मतलब पैतृक संपत्ति के इस हिस्से में महिलाओं या बेटियों को उत्तराधिकार से वंचित रखा गया है। बिल्कुल, और यहीं आधुनिक संवैधानिक दृष्टि से एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। ये तो है, अगर एक परिवार ने पीढ़ियों पहले जमीन आबाद की थी तो उस परिवार की बेटियों को उस विरासत से केवल उनके लिंग के आधार पर बाहर कर देना आज के समानता के सिद्धांत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसके पीछे जो ऐतिहासिक तर्क दिया जाता है वो जमीन को एक गोत्र या एक समुदाय के भीतर ही सुरक्षित रखने से जुड़ा है। अच्छा, ताकि जमीन बाहर न जाए। हाँ, उस समय के समाज में ये डर था कि अगर बेटियों को जमीन का अधिकार मिला और उनका विवाह किसी अन्य समुदाय या गोत्र में हुआ तो जमीन का मालिकाना हक मूल खूटकट्टीदार परिवार से बाहर चला जाएगा। इसे जमीन के छीनने का एक अलग रूप माना गया। सही कहा, लेकिन जैसा कि स्पष्ट है, ये तर्क आधुनिक संविधान के समानता के अधिकार यानी आर्टिकल 14 से सीधे टकराता है। और इसी टकराव का परिणाम था कि 1982 और 1986 में इस कानून की वैधानिकता को गंभीर चुनौती दी गई। उन कानूनी चुनौतियों का आधार यही था कि सीएनटी एक्ट की धारा 7, धारा 8 और धारा 76 जो इन पारंपरिक उत्तराधिकार नियमों को पुष्ट करती हैं, वो महिलाओं के समानता के अधिकार का हनन करती हैं। जी, और ये तर्क बहुत मजबूत था कि कोई भी पारंपरिक कानून संविधान द्वारा दिए गए बुनियादी अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। यहाँ स्थिति एक दो-धारी तलवार जैसी हो जाती है। एक तरफ हमारे पास एक ऐसा कानून है जिसका मूल उद्देश्य ही एक कमजोर जनजातीय संस्कृति और उनके जल जंगल जमीन को बाहरी लोगों से बचाना है, और दूसरी तरफ उसी सुरक्षात्मक कानून के भीतर ऐसे प्रावधान हैं जो समाज के आधे हिस्से यानी महिलाओं के अधिकारों को सीमित करते हैं। ये एक क्लासिक उदाहरण है जहां पारंपरिक संरक्षणवाद और आधुनिक मानवाधिकार आमने सामने खड़े होते हैं। बिल्कुल, और यहाँ किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही या गलत ठहराना मुश्किल है। ये समझना ज्यादा जरूरी है कि कैसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज आज के बदलते नैतिक और संवैधानिक पैमानों पर परखा जा रहा है। इस वैधानिक और सामाजिक टकराव को समझने के बाद अगर हम इस कानून के रोजमर्रा के इस्तेमाल की तरफ मुड़ें तो इसकी भाषा एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। कानूनी शब्दावली की बात कर रही हैं आप? हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब कानूनी दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो काश्तकार, रैयत, कोड़कर जैसे भारी भरकम शब्द सामने आते हैं जो आम बोलचाल का हिस्सा नहीं है। आखिर ये काश्तकार या टेनेंट और रैयत हैं कौन? देखिए, कानूनी शब्दावली भले ही जटिल लगे, लेकिन इन शब्दों के पीछे का जो तंत्र है वो बहुत ही व्यवहारिक है। सबसे पहले हम अध्याय 2 की धारा 4 को देखते हैं, जो काश्तकारों के वर्ग को परिभाषित करते हैं। जी, आसान भाषा में समझें तो काश्तकार वो व्यक्ति है जो जमीन के असली मालिक या किसी वरिष्ठ अधिकारी के अधीन भूमि रखता है और उसके बदले लगान चुकाता है। अब इस काश्तकार को मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। तो इन श्रेणियों को थोड़ा और सरल करते हैं। जैसे एक श्रेणी है रैयत और दूसरी है भूधारक। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि रैयत वो व्यक्ति है जो मुख्य रूप से खुद खेती करने के उद्देश्य से जमीन लेता है। मतलब उसका सीधा जुड़ाव जमीन जोतने और हल चलाने से है। बिल्कुल। वहीं भूधारक वो है जो जमीन धारण तो करता है लेकिन उसका मुख्य काम खुद हल चलाना नहीं है, बल्कि वो उस जमीन को आगे दूसरों को यानी रैयतों को देता है और उनसे लगान वसूलता है। एक तरह से ये जमीन के प्रबंधन की एक परत हो गई। सही कहा। और तीसरी सबसे खास श्रेणी है मुंडारी खूंटकट्टीदार, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की। ये वे मूल संस्थापक परिवार हैं जिनका जमीन पर एक विशेष और ऐतिहासिक दावा होता है। जी बिल्कुल। ये वर्गीकरण व्यवस्था को बहुत स्पष्ट कर देता है। अब इंसानों की इन श्रेणियों के अलावा जमीन की भी कुछ दिलचस्प श्रेणियां हैं। एक शब्द जो बार बार उभर कर आता है वो है कोड़कर या कोरकर भूमि। अलग अलग क्षेत्रों में इसे बावला, खनवस्या या जलशासन भी कहा जाता है। ये क्या अवधारणा है?
कोडकर की अवधारणा वास्तव में इंसान के परिश्रम का सीधा सम्मान है। मान लीजिए कहीं कोई घने जंगल का हिस्सा है या कोई ऐसी पथरीली बंजर जमीन है जहां कुछ नहीं उगता। बंजर जमीन जहां खेती संभव नहीं है। हाँ, अब अगर कोई व्यक्ति अपना पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से उस बंजर जमीन को समतल करता है और उसे खेती करने लायक उपजाऊ बना देता है, तो उसे ये विशेष अधिकार मिल जाता है। बिल्कुल, कानून की नजर में वही कोडकर जमीन है। ये मेहनत का सीधा इनाम है। ये एक बहुत ही प्रगतिशील विचार था जो लोगों को नई जमीनें आबाद करने के लिए प्रोत्साहित करता था। यानी ये पसीने की कमाई को दी गई एक ठोस कानूनी मान्यता है। इसी तरह की व्यावहारिकता एक और कानूनी शब्द में दिखाई देती है, भुगत बंध बंधक। ये नाम जितना उलझा हुआ लगता है, इसका काम करने का तरीका उतना ही स्मार्ट है। भुगत बंध बंधक वास्तव में ऋण चुकाने की एक बेहतरीन और सुरक्षित प्रणाली है। जब कोई किसान कर्ज लेता है तो सबसे बड़ा डर जमीन के हमेशा के लिए छिन जाने का होता है। हाँ, साहूकारों के जाल में फंसने का डर। लेकिन इस प्रणाली में क्या होता है कि काश्तकार अपनी जमीन गिरवी तो रखता है, लेकिन उस कर्ज और उसके ब्याज की अदायगी नगद रूप में नहीं होती। तो फिर कैसे होती है? उस जमीन पर जो फसल उगेगी या जो मुनाफा होगा, उसी से कर्ज चुकता किया जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि एक तय समय सीमा तक साहूकार या ऋणदाता उस जमीन की उपज लेगा और जैसे ही मूलधन और ब्याज उस उपज के जरिए पूरा हो जाएगा, जमीन काश्तकार को वापस मिल जाएगी। एकदम सही। जब तय समय समाप्त हो जाता है और उपज से कर्ज की भरपाई हो जाती है, तो जमीन अपने आप मुक्त हो जाती है। ये तो बहुत ही शानदार स्वचालित सुरक्षा तंत्र है। इसमें किसान के सिर पर हमेशा के लिए अपनी जमीन खोने की तलवार नहीं लटकती। ये प्रणाली दिखाती है कि ये कानून जमीन को छीनने से बचाने के लिए कितने जमीनी स्तर के समाधान लेकर आया था। ये सच में बहुत दूरदर्शी सोच का परिणाम लगता है। अब जमीन पर अधिकार की बात हो ही रही है, तो ये समझना भी आवश्यक है कि इस कानून के तहत किसी व्यक्ति का अपनी जमीन पर अधिकार स्थायी कैसे होता है। आप उस 12 साल वाले नियम की बात कर रही हैं। जी, कानून में स्थिरता कैसे आती है? अध्याय 4 की धारा 17 और 18 में एक नियम है जहां 12 साल का जादू काम करता है। 12 साल का जादू, ये इस नियम को समझाने का बहुत सटीक तरीका है। धारा 17 स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गांव में लगातार 12 वर्षों तक भूमि धारण करता है, चाहे उसने वो जमीन पट्टे पर ली हो या वो किसी अन्य रूप में रैयत हो, हाँ, तो 12 साल पूरे होते ही उसकी स्थिति बदल जाती है। वो उस गांव का बंदोबस्त रैयत यानी सेटल रैयत बन जाता है। और धारा 18 के तहत यही 12 साल वाला नियम मुंडारी खूंटकट्टीदार परिवारों के उन पुरुष सदस्यों पर भी लागू होता है जो लगातार जमीन जोतते आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये बंदोबस्त रैयत का ठप्पा लग जाने के बाद जमीनी हकीकत में क्या बदलाव आता है, तो इसका क्या मतलब है? ये इंतजार सबसे बड़ा फल देता है, बेदखली से सुरक्षा और अधिकार। एक बार जब कोई व्यक्ति बंदोबस्त रैयत बन जाता है तो उसे धारा 21 के तहत अधिभोग रैयत के अधिकार यानी ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल जाते हैं। और ये अधिकार केवल खेत में हल चलाने तक सीमित नहीं रहते। नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून समझता है कि आर्थिक विकास के लिए जमीन का बहुआयामी उपयोग जरूरी है। धारा 21 के अनुसार वो अधिभोगी रैयत अपनी जमीन पर कृषि कार्य तो कर ही सकता है, लेकिन साथ ही वो उस जमीन पर अपने उपयोग के लिए भवन निर्माण भी कर सकता है। हाँ, ईंटें बना सकता है, कुआं खोद सकता है, मत्स्य पालन कर सकता है और यहाँ तक कि कुटीर उद्योग भी लगा सकता है। मतलब ये प्रावधान उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की पूरी छूट देता है। और दिलचस्प गणित तो तब सामने आता है जब वो रैयत कोई तालाब बनाता है। हाँ, तालाब वाले उत्पादों का बंटवारा। धारा 21 में ही यह तय कर दिया गया है कि अगर तालाब बनता है तो मछलियों या अन्य उत्पादों में रैयत का हिस्सा 11/20 होगा और भूस्वामी का हिस्सा 9/20 रहेगा। जी, ऐसा स्पष्ट गणितीय अनुपात कानून में लिखने का उद्देश्य यही था कि उपज के बंटवारे को लेकर कोई विवाद न हो। और इन सब अधिकारों के साथ जो सबसे बड़ी ढाल मिलती है वो है धारा 22 में बेदखली से सुरक्षा। किसी भी अधिभोगी रैयत को यूं ही जमीन से बाहर नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई बहुत विशिष्ट कारण ना हो। और ये मनमर्जी लगान के मामले में भी नहीं चल सकती। धारा 24 से 36 तक लगान निर्धारण का तंत्र है, जहां अंतिम अधिकार उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर के पास होता है, जो व्यवस्था में नियंत्रण बनाए रखता है। बिल्कुल, ताकि कोई शोषक प्रणाली न बन सके। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं 5 से लेकर अध्याय 8 तक का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। खूंटकट्टी अधिकार, अनादिभोगी रैयत, पट्टे के नियम
और जमीन के ट्रांसफर पर लगी रोक। देखिए, जब हम इन कानूनों को सिर्फ कागजी नजरिए से पढ़ते हैं तो ये बहुत नीरस लगते हैं, लेकिन अगर हम इनके पीछे की सोच को समझें तो ये काफी दिलचस्प हो जाते हैं, है ना? एकदम। ये दस्तावेज हमें बताते हैं कि कैसे एक पूरी सदी पहले हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए जमीन के अधिकारों को सुरक्षित करने की कोशिश की गई थी। एक तरह का सुरक्षा कवच? हाँ, एक ऐसा कवच ताकि जिनके लिए जमीन उनके अस्तित्व का आधार है, वे रातों रात बेदखल न कर दिए जाएं। तो चलिए इसी सुरक्षा कवच को समझने के लिए सीधा अध्याय 5 की ओर चलते हैं। स्रोतों में सबसे पहले खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत का जिक्र आता है। और ये बहुत ही विशेष श्रेणी के लोग थे। हाँ, मैंने जब इसे पढ़ा तो मैं यही सोच रही थी कि इन पर मुख्य रूप से वही नियम लागू होते हैं जो अधिभोगी रैयत मतलब ऑक्यूपेंसी रैयत पर होते हैं। काफी हद तक। लेकिन लगान या रेंट के मामले में एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। अगर मैं सही याद कर पा रही हूं तो इसमें एक 20 साल वाला नियम है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। मैं इसे थोड़ा और खोलकर समझाता हूँ। हाँ प्लीज। खूंटकट्टी रैयत वो लोग थे जिनके पूर्वजों ने मूल रूप से जंगलों को साफ करके जमीन को खेती लायक बनाया था। हाँ। अब कानून ये कह रहा है कि अगर कोई परिवार पीढ़ियों से वो जमीन जोत रहा है। हाँ, मतलब कानून लागू होने के 20 साल पहले से। हाँ। और उनका लगान किसी लिखित अग्रीमेंट से तय हुआ था, तो जमींदार अचानक से आकर उनका लगान नहीं बढ़ा सकता। तो एक तरह से लगान फ्रीज हो गया। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक संरक्षण था। लेकिन स्रोत में एक अपवाद भी दिया गया है। मान लीजिए किसी कारणवश या किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत खूंटकट्टी रैयत का लगान बढ़ाने का आदेश दे ही दिया जाए, तो वहां एक ऊपरी सीमा तय की गई है, वो 50% वाला कैप। सही कहा। नियम स्पष्ट करता है कि अगर लगान में वृद्धि का आदेश पारित होता भी है तो नया लगान उसी गांव में मौजूद समान भूमि वाले अन्य अधिभोगी रैयत के लगान से तुलना करके तय होगा। हाँ, और उनके लगान के आधे यानी 50% से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं हो सकता। सुनने में तो ये कैप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या जमींदार इसे इतनी आसानी से मान लेते थे? जमींदार शायद ना मानना चाहें, लेकिन कानून ने उन्हें कोई विकल्प नहीं दिया। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। कि खूंटकट्टी अधिकारों को हमेशा एक कदम ऊपर रखा गया। एकदम सटीक। जिसने जंगल काटकर जमीन बनाई उसे उस मेहनत का एक स्थायी आर्थिक लाभ दिया गया। कोई भारी भरकम लगान थोपकर उन्हें निकाल नहीं सकता था। ये तो खूंटकट्टी रैयतों को एक बहुत ही मजबूत ढाल देने वाली बात हो गई। लेकिन उन किसानों का क्या जो सिस्टम में नए हैं, जिनके पास पीढ़ियों पुराने स्थायी हक नहीं है? हाँ, जो अनधिभोगी रैयत या नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है, क्या जमींदार उन्हें कभी भी बेदखल कर सकता है या उनका लगान मनमाने ढंग से बढ़ा सकता है? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। अध्याय 6 मुख्य रूप से इन्हीं के बारे में है। धारा 38 और 39 कहती है कि अनधिभोगी रैयत का लगान शुरुआत में जमींदार और रैयत के बीच हुए करार से तय होगा, मतलब आपसी एग्रीमेंट से। हाँ, और ये भी अपेक्षा की गई कि ये लगान अधिभोगी रैयत के समान ही हो। और लगान बढ़ाने की बात? धारा 40 इसे स्पष्ट रूप से रोकती है। कोई भी लगान वृद्धि केवल एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए ही हो सकती है। या फिर धारा 42 के तहत उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर के हस्तक्षेप से। बिल्कुल, बिना कागजी कार्यवाही के कुछ नहीं हो सकता। कागजी कार्यवाही तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा डर तो बेदखली यानी इविक्शन का होता है। और इसके लिए धारा 41 में 4 कड़े आधार दिए गए हैं। इनमें से पहला आधार लगान न चुकाने का है, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। नियम कहता है कि यदि रैयत तीसरे कृषि वर्ष के शुरू होने के 90 दिनों के भीतर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहता है, तभी बेदखली हो सकती है। मैं सोच रही थी कि इसे तो आज के बैंक लोन के EMI ग्रेस पीरियड की तरह देखा जा सकता है। ये ग्रेस पीरियड वाली एनालॉजी बहुत ही बेहतरीन है ना? सीधे डिफॉल्टर घोषित करने के बजाय कानून उन्हें संभलने के लिए तीसरे साल की शुरुआत में पूरे 90 दिन का बफर दे रहा है। बिल्कुल यही मकसद था। कृषि पूरी तरह से मौसम और बारिश पर निर्भर होती है। लगातार 2 साल सूखा पड़ सकता है। ऐसे में किसान को तुरंत बेदखल कर देना अमानवीय होता। इसलिए तीसरे साल के 90 दिनों का समय दिया गया ताकि वो फसल बेचकर या किसी तरह पैसों का इंतजाम कर सके। बहुत ही सोच समझकर बनाया गया नियम है। और दूसरा आधार क्या है? बेदखली का दूसरा आधार भी बहुत दिलचस्प है। भूमि का ऐसा अनुचित उपयोग जिससे जमीन का मूल्य कम हो जाए। मूल्य कम होने का क्या मतलब है यहाँ? मतलब क्या किसान ने जमीन पर खेती की जगह कुछ और कर दिया? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जमीन आपको खेती के लिए दी गई है, लेकिन आप वहां से अनियंत्रित तरीके से मिट्टी खोदकर ईंटें बनाने लगे। अच्छा, या ऐसे रसायनों का इस्तेमाल करें जिससे जमीन बंजर हो जाए? हाँ,
या फिर वहां के फलदार पेड़ काट दें। इससे जमीन की मूल प्रकृति नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में जमींदार बेदखली की मांग कर सकता है, क्योंकि उसकी संपत्ति का स्थायी नुकसान हो रहा है। समझ गई। और बाकी दो आधार? वो सीधे हैं। अगर रजिस्टर्ड लीज खत्म हो गई हो या रैयत उचित लगान देने से ही साफ मना कर दे। लेकिन अगर विवाद हो जाए तो? मान लीजिए किसान कह रहा है कि लगान अनुचित है और जमींदार कह रहा है कि यही मार्केट रेट है। तो क्या जमींदार सीधे किसान का सामान बाहर फेंकवा सकता है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर धारा 42 की एंट्री होती है ना? जी हाँ। कोई भी जमींदार अपनी मर्जी से कानून हाथ में लेकर किसी को बाहर नहीं निकाल सकता। भूस्वामी को उपायुक्त यानी डीसी के कार्यालय में जाना होगा। तो डीसी एक निष्पक्ष मध्यस्थ की तरह काम करेंगे। बिल्कुल। डीसी दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगे, उस गांव के पुराने लगान दर देखेंगे और फिर एक उचित लगान तय करेंगे। अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। ये एक तरफा तानाशाही को रोकने का बहुत प्रभावी तरीका था। सिस्टम ने एक रेफरी बिठा दिया है। एकदम सही। अब हम अध्याय 7 और अध्याय 8 के शुरुआती हिस्से पर रुक करते हैं। हमने उन जमीनों की बहुत बात की जहां ये नियम लागू होते हैं। लेकिन कुछ जमीनें ऐसी भी हैं जहां ये नियम लागू ही नहीं होते। हाँ, धारा 43 में छूट प्राप्त भूमि की चर्चा है। मैं देख रही हूँ कि इसमें रेलवे, छावनी यानी कैंटोनमेंट और सड़कों की जमीन शामिल है। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात लगती है। सार्वजनिक हित के लिए ली गई जमीन को इन कानूनों से बाहर रखना जरूरी था। मतलब रेलवे ट्रैक पर कोई अपना खूंट कट्टी अधिकार तो जता नहीं सकता। सोचिए, अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति रेलवे लाइन पर अपना टेंट लगाकर उसे अपनी काश्तकारी घोषित कर सकता था। वो तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। इसके अलावा सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि भी इसी छूट में आती है। हाँ, स्थानीय प्राधिकार या तटबंध यानी बांध के लिए जो जमीन ली गई है वो भी इन कानूनों से मुक्त रहती है। अब अध्याय 8 की धारा 44 और 45 पर आते हैं। यहाँ पट्टा और प्रतिलेख की बात की गई है। पट्टा यानी लीज दस्तावेज। पट्टा तो समझ आता है कि रैयत को जमींदार से एक लिखित दस्तावेज पाने का अधिकार है, जिसमें जमीन की चौहद्दी, लगान का अमाउंट सब लिखा हो। और अगर लगान अनाज के रूप में है तो उसका अनुपात भी। लेकिन ये प्रतिलेख यानी काउंटरपार्ट क्या है? इसे आप आज के रेंटल एग्रीमेंट के दूसरे वर्जन की तरह समझ सकते हैं। जब आप मकान किराए पर लेते हैं तो एग्रीमेंट की एक कॉपी आपके पास होती है और एक मकान मालिक के पास। हाँ, और दोनों पर हस्ताक्षर होते हैं। धारा 45 यही सुनिश्चित करती है, अगर जमींदार ने पट्टा दिया है तो वो बदले में रैयत से एक प्रतिलेख पाने का हकदार है। ये दस्तावेजीकरण दोनों को बचाता है। बिल्कुल। कल को अगर रैयत मुकर जाए कि लगान इतना नहीं था तो जमींदार वो प्रतिलेख दिखाकर अपनी बात साबित कर सकता है। कर रहे हैं जहां से सबसे तीखे सवाल बनते हैं। आप धारा 46 की बात कर रही हैं? हाँ, अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। ये एक पूरा महाजाल है। चलिए इसे एक एक धागा करके सुलझाते हैं। सबसे पहले जनरल रूल की बात करते हैं। कोई भी रैयत अपनी जमीन को कितने समय के लिए ट्रांसफर कर सकता है? इसका बहुत ही सख्त नियम यह है कि कोई भी रैयत अपनी जमीन को 5 वर्ष से अधिक समय के लिए दान, बिक्री या संविदा द्वारा ट्रांसफर नहीं कर सकता। सिर्फ 5 साल? मतलब मैं अपनी जमीन 10 साल के लिए किसी को लीज पर नहीं दे सकती? सामान्यता नहीं। और क्या इसका कोई अपवाद है? मान लीजिए मुझे बैंक से लोन लेना हो। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अपवाद है। अगर रैयत अपनी जमीन को बंधक यानी मॉर्गेज रखना चाहता है तो वो 15 वर्षों तक के लिए ऐसा कर सकता है। लेकिन बैंक भी तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो 15 साल बाद जमीन वापस मूल रैयत को मिलनी ही चाहिए। जी, इसे भुक्तबंध बंधक कहते हैं। कर्ज देने वाला उत्पाद का उपभोग करके अपना कर्ज वसूल सकता है, लेकिन मालिकाना हक नहीं ले सकता। ये तो हो गए सामान्य नियम, लेकिन इस कानून की असली आत्मा इसकी विशेष संरक्षण वाले प्रावधानों में बसती है। आप ST, SC और OBC वर्गों के लिए बनाए गए नियमों की बात कर रही हैं? हाँ, वो बहुत ही विशिष्ट हैं। मैंने पढ़ा है कि अनुसूचित जनजाति यानी ST का व्यक्ति अपनी जमीन केवल उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले दूसरे ST व्यक्ति को ही ट्रांसफर कर सकता है। और वो भी उपायुक्त की पूर्व अनुमति से। मतलब अगर आप अपना थाना पार कर गए तो आपकी जमीन खरीदने की योग्यता भी वहीं पीछे छूट गई। ये तो बहुत ही माइक्रो लेवल की माइक्रो मैनेजमेंट लगती है। माइक्रो मैनेजमेंट जरूर लगती है, लेकिन देखिए इसके पीछे का जनांकीय विज्ञान बहुत गहरा है। डेमोग्राफिक साइंस, वो कैसे? थाना क्षेत्र की सीमा इसलिए रखी गई ताकि जमीन उसी विशिष्ट स्थानीय जनजाति समुदाय के पास रहे। अगर ये सीमा पूरे राज्य की होती तो बाहर से कोई भी साधन संपन्न व्यक्ति आकर वहां की जमीनें खरीद लेता और स्थानीय लोग बेजमीन होकर मजदूर बन जाते। ये बहुत ही शानदार इंसाइट है। मतलब स्थानीय संतुलन न बिगड़े, ये सुनिश्चित किया गया। बिल्कुल। ट्रांसफर होगा
तो उपायुक्त की अनुमति से और सिर्फ उसी थाने के एसटी समुदाय के भीतर। और अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों के लिए क्या नियम है? क्या उनके लिए भी थाना क्षेत्र लागू होता है? नहीं, उनके लिए दायरा थोड़ा सा विस्तृत किया गया है। भौगोलिक सीमा थाने के बजाय उसी जिले की रखी गई है। यानी एक एससी व्यक्ति उसी जिले के दूसरे एससी व्यक्ति को जमीन ट्रांसफर कर सकता है। हाँ, और उपायुक्त की पूर्व अनुमति यहाँ भी अनिवार्य है। अब एक सवाल जो स्वाभाविक रूप से उठता है, भारत में नियम तो बहुत बनते हैं, लेकिन उनका उल्लंघन भी खूब होता है। वो तो है। अगर किसी ने इन कड़े नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से जमीन ट्रांसफर कर ली, तो क्या वो जमीन हमेशा के लिए हाथ से चली गई? यहीं पर इस कानून के दांत नजर आते हैं। ये सिर्फ कागजी शेर नहीं है। अच्छा, तो उसे वापस पाने का रास्ता है? बिल्कुल। अगर धारा 46 का उल्लंघन करके जमीन ट्रांसफर की गई है तो सामान्य मामलों में 3 साल के भीतर उपायुक्त को आवेदन देकर जमीन वापस पाई जा सकती है। 3 साल का समय? लेकिन क्या एसटी वर्ग के लिए ये नियम भी अलग है? मैंने कहीं 12 साल का जिक्र पढ़ा था। जी हाँ, और यही इस कानून का सबसे बड़ा सुरक्षात्मक पहलू है। अगर मामला एसटी रैयत का है तो उपायुक्त के पास स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो लेने की शक्ति होती है। मतलब शिकायत का इंतजार किए बिना डीसी खुद कार्रवाई कर सकते हैं। एकदम सही। और इसके अलावा एसटी रैयत के पास आवेदन करने के लिए पूरे 12 वर्षों का समय होता है। 12 साल, एक तरफ 3 साल और दूसरी तरफ 12 साल। इस भारी अंतर के पीछे क्या तर्क है? इसके पीछे सीधा सा ऐतिहासिक न्याय का सिद्धांत है। मैं समझ रही हूँ, कागजी कार्यवाहियों की समझ कम होने के कारण। बिल्कुल। जनजातीय समुदायों को अक्सर बहला फुसलाकर या डरा धमकाकर सादे कागजों पर अंगूठा लगवा लिया जाता था। कई बार तूने ये पता चलने में ही बरसों लग जाते होंगे कि उनकी जमीन उनके नाम पर है ही नहीं। इसीलिए 12 साल की लंबी अवधि दी गई, ताकि जब भी उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हो, उनके पास कानूनी विकल्प खुला रहे। और डीसी को सक्रिय रक्षक की भूमिका दी गई, क्योंकि गरीब रैयत में ताकतवर साहूकार से लड़ने की हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल। बहुत ही तार्किक है। ये एक असंतुलित समाज में संतुलन बनाने की कोशिश थी। चलिए अब एक और स्थिति की कल्पना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद अपनी जमीन नहीं बेच सकता, तो क्या अदालत आदेश देकर जमीन नीलाम करवा सकती है? आप धारा 47 की बात कर रही हैं? हाँ, मान लीजिए किसी पर कर्ज है, तो क्या कोर्ट जमीन बेचने का डिक्री पास कर सकता है? धारा 47 न्यायालयों की शक्ति पर भी सख्त रोक लगाती है। सामान्यतः कोई भी न्यायालय नीलामी या विक्रय का आदेश पारित कर ही नहीं सकता। तो क्या ये एब्सोल्यूट रूल है? बैंक तो बिना सिक्योरिटी के लोन देते नहीं। अपवाद मौजूद हैं। बकाया लगान या बैंक ऋण की वसूली के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है। लेकिन यहाँ भी कोई पेच होगा? जी, सामाजिक सुरक्षा का मूल सिद्धांत यहाँ भी लागू रहता है। अगर वो जमीन किसी एसटी या एससी व्यक्ति की है, तो नीलामी में वो जमीन केवल उसी जिले या थाना क्षेत्र के एसटी या एससी व्यक्ति को ही बेची जा सकती है। कमाल की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक जमीन नीलाम करे और कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे खरीद ले। बिल्कुल नहीं। न्यायालय भी डेमोग्राफी नहीं बदल सकता। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। धारा 48 और 49 में भूईहरी भूमि का जिक्र है। ये जमीन क्या होती है और इसके ट्रांसफर के नियम कितने सख्त है? खूंट कट्टी की तरह ही भूईहरी जमीनें भी उन मूल निवासियों की थीं जिन्होंने जमीन को खेती योग्य बनाया था। धारा 48 इस मामले में सबसे ज्यादा सख्त है। वो कैसे? ये कहती है कि भूईहरी कुटुंबा यानी परिवार का कोई सदस्य अपनी जमीन का ट्रांसफर सिर्फ उसी कुटुंबा के किसी दूसरे सदस्य को ही कर सकता है। यानी ये जमीन उस विशिष्ट खानदान से बाहर किसी भी सूरत में नहीं जा सकती। अगर कोई ये बाहर ट्रांसफर करता है तो उपायुक्त उसे तुरंत बेदखल कर सकता है। लेकिन मान लीजिए इलाके में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आना है और वो भूईहरी जमीन है, तो क्या कोई रास्ता नहीं है? विकास के लिए धारा 49 एक संकरा रास्ता खोलती है। इसके अनुसार भूईहरी जमीन को केवल औद्योगिक उद्देश्यों या खनन कार्यों के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया होगी? हाँ, इसके लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज अनिवार्य होता है। चलिए अब हम इस डीप डाइव के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। धारा 50 और 51 ये भूस्वामी द्वारा अर्जन के बारे में है। अगर किसी जमींदार को खुद जमीन की जरूरत पड़ जाए तो वो क्या कर सकता है, ये इनमें बताया गया है। मान लीजिए जमींदार को धार्मिक, शैक्षणिक या खैराती प्रयोजनों के लिए जमीन चाहिए, या फिर खनन और सिंचाई कार्यों के लिए, तो वो सीधे किसान को जमीन खाली करने को नहीं कह सकता। उसे उपायुक्त को आवेदन देना होगा। उपायुक्त पूरी जांच करेंगे। हाँ, और संतुष्ट होने पर ही अनुमति देंगे। लेकिन इसमें तो रैयत का सीधा नुकसान है। उसे मुआवजे में क्या मिलेगा? यहाँ किसान के आर्थिक हितों का पूरा ध्यान रखा गया है।
भूस्वामी को उस जमीन का जो भी बाजार मूल्य है वो देना होगा। सिर्फ बाजार मूल्य? नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, उस बाजार मूल्य के ऊपर 20% की अतिरिक्त रकम, जिसे प्रीमियम कहा गया है, अनिवार्य रूप से रैयत को देनी होगी। अच्छा, 20% एक्स्ट्रा। क्या इसमें कोई छूट है? अगर जमीन किसी मंदिर, मस्जिद या ऐसे धार्मिक काम के लिए ली जा रही है तो उपायुक्त इस प्रीमियम से छूट दे सकते हैं। आज 20% प्रीमियम शायद कम लगे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये एक बड़ा डिसइंसेंटिव रहा होगा ताकि जमींदार बेवजह जमीन न छीने। बिल्कुल, और धारा 51 सुनिश्चित करती है कि जब तक पर्याप्त भुगतान नहीं हो जाता तब तक भूस्वामी को अधिकार नहीं मिलेगा। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये कानून सिर्फ मालिकाना हक तय नहीं करता। हाँ, ये कमजोर वर्गों को जमीन छिन जाने से बचाने का एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा तंत्र है। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway